जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सामने स्क्रीन पर या पेपर में ना एक सवाल चमक रहा है कि हिरण्यकशिपु की सही वर्तनी क्या है। हाँ और उसके विकल्प देखकर तो बिल्कुल, उसके ठीक नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो एकदम जुड़वा भाइयों की तरह लग रहे हैं। सब एकदम एक जैसे। और उस एक पल में मतलब महीनों की जो रटाई हुई विद्या होती है वो धरी की धरी रह जाती है। दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना दिमाग का स्विच ऑफ कर दिया हो। ये तो बहुत ही आम स्थिति है, खासकर उन परीक्षाओं में जहां जैसे आरओ एआरओ की परीक्षा होगी, जहां वर्तनी शुद्धि का बहुत बड़ा वेटेज होता है। हाँ, वो पल सच में ऐसा होता है जैसे कोई किसी भूल भुलैया के बीचों बीच खड़ा हो। हर रास्ता लगता है कि एक ही मंजिल की तरफ जा रहा है। राइट, पर जाता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वास्तविकता ये होती है कि उन 4 में से 3 रास्ते सीधे आपको नेगेटिव मार्किंग की खाई में गिराते हैं। और इस डर का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है कि प्रतियोगी शब्दों को रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि सबसे बड़ी और एकदम बुनियादी भूल है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु भी है, क्योंकि बिना किसी नियम के हजारों शब्दों की वर्तनी रटना तो मतलब पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी को याद करने जैसा है ना। हाँ, एकदम असंभव है। ये न सिर्फ असंभव है बल्कि अव्यावहारिक भी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वर्तनी कोई रटने का विषय हो ही ना। क्या हो अगर ये पूरी तरह से एक गणितीय फॉर्मूला हो। अगर हम इन नियमों के पीछे के विज्ञान को जान लेना तो ये किसी बड़े शहर का एरिया कोड समझने जैसा हो जाएगा। सही बात है। अगर कोड पता है तो आधी समस्या वैसे ही सुलझ जाती है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारा मिशन उन 5 ब्रह्मास्त्र नियमों को डिकोड करना है जो प्रत्यय और संधि की नींव पर खड़े हैं। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और इस गणित को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस तत्व को पकड़ना होगा जो किसी भी शब्द की डीएनए को पूरी तरह से म्यूटेट कर देता है। अच्छा। मतलब बदल देता है। हाँ? और वो है प्रत्यय यानी सफिक्स, जो हमेशा शब्द के एकदम अंत में जुड़ता है। हाँ। अगर हम वर्तनी के नियमों का थोड़ा पोस्टमार्टम करें, हाँ। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नियम है एक प्रत्यय का जादुई नियम। एक प्रत्यय मतलब सुनने में तो ये बहुत छोटा और मासूम सा लगता है, ई और क। हाँ, वो लगता है, पर इसमें जादुई क्या हो सकता है? मतलब मुझे तो अक्सर खुद सामाजिक और सामाजिक में भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और यही तो इसका जादू है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है ना, वो ये है कि ये प्रत्यय जुड़ता तो शब्द की बिल्कुल अंत में है। हाँ। लेकिन इसका पूरा का पूरा प्रभाव शब्द के सबसे पहले अक्षर पर पड़ता है। ओहो। जब भी किसी शब्द के अंत में एक जुड़ता है तो उस शब्द का पहला स्वर बड़ा हो जाता है, जिसे हम व्याकरण की भाषा में दीर्घ होना कहते हैं। एक सेकंड, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऐसा होता क्यों है? मतलब अगर शब्द के अंत में कुछ जुड़ रहा है तो शुरुआत के अक्षर को बदलने की क्या जरूरत है भाई? ये ध्वनि विज्ञान का ना एक बहुत ही खूबसूरत तंत्र है। जब हम शब्द के अंत में एक बोलते हैं, हाँ, तो हमारी जीभ और तालू को एक झटके वाला स्वर निकालना पड़ता है। अच्छा। तो इस ध्वन्यात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए, ताकि बोलते समय हमारी सांस ना टूटे, हमारा दिमाग क्या करता है कि अवचेतन रूप से मुंह से निकलने वाली हवा को पहले स्वर पर ज्यादा दबाव डालने का निर्देश देता है। ओह, तो इसलिए पहला स्वर। हाँ, इसलिए पहला स्वर अपने आप लंबा या दीर्घ हो जाता है। अच्छा, मतलब ये सांस और ध्वनि का बैलेंस है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक नाम का कोई बहुत ही खास या कह लें वीआईपी मेहमान शब्द के अंत में रहने आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। और चूंकि मेहमान इतना बड़ा है तो उसके स्वागत के लिए शब्द के पहले अक्षर को, जो कि मतलब घर का मालिक है, उसे अपना साधारण लिबास उतारकर एक बड़ा और भारी सूट पहनना पड़ता है। अरे वाह, ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। घर के मालिक को अपना रूप बड़ा करना ही पड़ता है। अब इसके गणितीय हिस्से को देखिए जी। अगर शब्द का पहला स्वर अ या आ है तो वो एक जुड़ने पर आ में बदल जाएगा। आपके ही उदाहरण को लेते हैं। शब्द है समाज। हाँ, समाज। जब हम इसमें एक जोड़ेंगे तो पहले अक्षर स, जिसमें अ की ध्वनि है, उसका सा हो जाएगा। इसलिए परीक्षा में सामाजिक विकल्प देखते ही उसे तुरंत काट देना चाहिए। राइट, सही शब्द केवल सामाजिक होगा। एग्जैक्टली। इसी तरह सप्ताह बन जाता है साप्ताहिक और प्रमाण बन जाता है प्रामाणिक।
और शायद इसीलिए अध्यात्म बन जाता है आध्यात्मिक। मैंने कई प्रवचनों में लोगों को आध्यात्मिक बोलते सुनाए, जो कि इस नियम के हिसाब से पूरी तरह गलत साबित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल गलत है। और ये नियम सिर्फ औ तक सीमित नहीं है। अच्छा। अगर शब्द का पहला स्वर ई या ए है तो एक जुड़ने पर वो और भी भारी होकर ए में बदल जाता है। मतलब कि इतिहास का ई वो ए बन जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इतिहास में जब एक जुड़ता है तो वो ऐतिहासिक नहीं रहता। पहला अक्षर ई ए में बदल जाता है और सही शब्द बनता है ऐतिहासिक। क्या बात है। इसी तरह नीति का नी बन जाता है नय, यानी नैतिक, और देव का दे बन जाता है दै, यानी दैविक। ये तो सच में एक मशीन की तरह काम कर रहा है। हाँ। तो फिर अगर पहला स्वर ऊ या ओ हो तब क्या होगा? उस स्थिति में ना मुंह को और ज्यादा गोल करना पड़ता है और ध्वनि ओ में बदल जाती है। जैसे उद्योग शब्द को लीजिए, जब इसमें एक जोड़ा तो ऊ बदल गया ओ में, सही शब्द हुआ औद्योगिक। राइट। भूगोल का भू बन जाता है भौ, यानी भौगोलिक। बस ये एक नियम, मतलब ये एक मैकेनिज्म जान लेने से परीक्षा में एक प्रत्यय वाले दर्जनों विकल्प अपने आप स्कैन होकर बाहर हो जाते हैं। ये तो वाकई ब्रह्मास्त्र है। चलिए, हमने शब्द की शुरुआत को तो संभाल लिया, लेकिन क्या सारे विशेषण इसी एक प्रत्यय से बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे सुंदर शब्द को विशेषण बनाना हो तो क्या मैं उसमें एक लगाकर उसे सौंदर्यिक कर दूं? और यहीं पर आप व्याकरण के दूसरे सबसे खतरनाक नियम से टकराती हैं। ओहो। सौंदर्यिक कोई शब्द नहीं है, यहाँ प्रवेश होता है य प्रत्यय का। ये प्रत्यय ना माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा गढ़ है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये नियम एक की तरह ही शब्द के पहले अक्षर को बड़ा तो करता है, लेकिन इसका एक और खतरनाक पहलू है। क्या? ये शब्द के दोनों सिरों के साथ, मतलब शुरुआत और अंत दोनों के साथ एक साथ खेलता है। शुरुआत को तो ये बड़ा कर देता है, लेकिन शब्द के आखिरी अक्षर को ये आधा कर देता है। शुरुआत में इजाफा और अंत में कटौती। ऐसा क्यों भाई? य प्रत्यय को आखिरी अक्षर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, ये भी बोलने की गति का ही मामला है। यह एक अंतस्थ व्यंजन है, मतलब जब हम किसी शब्द के अंत में य बोलते हैं तो जीभ इतनी तेजी से तालु को छूकर निकलती है ना कि उसके ठीक पहले वाले अक्षर को पूरा बोलने का समय नहीं मिलता। ओहो, मतलब समय ही नहीं मिलता। हाँ, इसलिए वो अक्षर आधा रह जाता है। अच्छा, तो ये उच्चारण की जल्दबाजी का नतीजा है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि ये जो कटौती है ना, ये अच्छे से समझ में आए। हाँ बिल्कुल। शब्द लेते हैं मधुर। जी। जब इसमें य जुड़ता है तो पहले नियम के अनुसार माँ बन जाता है माँ। ठीक है। और अंत में जो र है उसे य के कारण पूरा बोलने का समय नहीं मिलता तो वो आधा हो जाता है, तो शब्द बनता है माधुर्य। माधुर्य। राइट। इसी तरह आपने जो सुंदर का उदाहरण दिया था, सुंदर में य जोड़ा तो सू का सौ हुआ और आखिरी र आधा हो गया तो बना सौंदर्य। और एक शब्द है जो मैंने पुराने प्रश्न पत्रों में बहुत बार देखा है, स्वस्थ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वीवीआई कह लीजिए। स्वस्थ में य जोड़ने पर शुरुआत का स्व बन जाता है स्वा और आखिरी थ आधा हो जाता है। अच्छा। तो सही शब्द बनता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, मतलब अस्पतालों के बाहर बोर्ड पे देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का ये य प्रत्यय वाला जो गहरा गणित है ना, वो आज समझ आ रहा है। हाँ। तो अदिति में य जुड़कर आदित्य बनना भी शायद इसी का हिस्सा है ना। अ का आ हो गया और त आधा हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और पेच है ना, जिसे परीक्षार्थी अक्सर डबल प्रत्यय ट्रैप कहते हैं। हाँ, ये आयोग का ना सबसे पसंदीदा जाल है। वे बहुत चालाकी से विकल्पों में ऐसे शब्द डालते हैं जिनमें य और ता दोनों प्रत्यय एक साथ लगा दिए जाते हैं। हाँ, जैसे सौंदर्यता या माधुर्यता। जी। लेकिन लोग तो आम बोलचाल में बहुत कहते हैं कि उसकी सौंदर्यता देखने लायक थी। तो क्या ये गलत है? ये 100% गलत है। व्याकरण का एक बहुत ही सख्त नियम है यहाँ पर। य और ता दोनों ही भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं और व्याकरण इन दोनों को एक साथ कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या इसका मतलब ये है कि व्याकरण के इस कार्यालय में एक ही काम के लिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 2 कर्मचारियों को एक साथ रखना सख्त मना है? बजट कम है क्या? हाँ बिल्कुल, आप इसे छटनी ही समझ लीजिए। आप एक ही काम के लिए 2 लोगों को वेतन नहीं दे सकते ना। राइट। या तो आप य को काम पर रखिए या ता को। अच्छा। या तो आप सौंदर्य कहेंगे या फिर सुंदरता। सौंदर्यता कोई शब्द ही नहीं है। इसी तरह या तो माधुर्य लिखिए या मधुरता। औदार्य सही है या उदारता, लेकिन
औदार्यता लिखना तो व्याकरणिक अपराध है। यहाँ बात ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पिछले नियम में हमने देखा कि उच्चारण की वजह से अक्षर कैसे आधे हो जाते हैं। लेकिन भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ आधे अक्षरों का जो दृश्य रूप है ना, वो हमारी आंखों को पूरी तरह से धोखा देता है। बिल्कुल। मतलब जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। मैं अपनी ही गलती मानती हूँ। मैं हमेशा अतिशयोक्ति शब्द में आधा श ही लिखती थी। ये आधे अक्षरों का ना महा कंफ्यूजन है। हाँ। और यहाँ रटने की बजाय संधि का गणित काम आता है। जब तक आप शब्दों को तोड़ना नहीं सीखेंगे, ये दृश्य भ्रम कभी दूर नहीं होगा। अच्छा। आपके अतिशयोक्ति वाले उदाहरण को ही लेते हैं। लोग इसे आधा श इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अतिशय कोई शब्द है। हाँ, क्योंकि बोलते समय तो श ही निकलता है ना मुंह से, अतिशयोक्ति। जी, लेकिन संधि विच्छेद करने पर यह है अतिशय प्लस उक्ति। अच्छा। अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है कथन। अब देखिए, अतिशय शब्द में श पूरा है। हाँ, पूरा है। जब उक्ति का ऊ जुड़ता है तो यह में ओ की मात्रा लग जाती है। शब्द बनता है अतिशयोक्ति। चूंकि मूल शब्द अतिशय में श पूरा है, तो वह आधा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें श पूरा ही रहता है। ये लॉजिक तो एकदम साफ है। और उज्ज्वल का क्या? अगर आप सड़क पर निकल जाए ना, तो हर होर्डिंग, हर बैनर पर उज्ज्वल लिखा होता है, जिसमें एक ज आधा और दूसरा ज पूरा होता है। ये दृश्य भ्रम का सबसे क्लासिक उदाहरण है। लेकिन संधि का नियम इसे भी तुरंत सुलझा देता है। कैसे? इसका विच्छेद है उत प्लस ज्वल। उत में त आधा है, जो संधि के नियम के कारण आधे ज में बदल जाता है। और ज्वल, जिसका अर्थ है जलना या प्रकाश, उसमें तो पहले से ही आधा ज है। ओहो, तो जब दोनों हिस्से मिलते हैं तो एक आधा ज उत से आया और एक आधा ज ज्वल से। बिल्कुल। इसीलिए उज्ज्वल में दोनों ज हमेशा आधे ही रहते हैं, पूरा ज इसमें आ ही नहीं सकता। क्या बात है। इसी तरह का एक और शब्द है जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, ज्योत्सना, मतलब चांदनी। इसमें तो और भी बड़ा भ्रम है। लोग अक्सर स को पूरा लिख देते हैं। हाँ, जबकि सही वर्तनी में त और स दोनों आधे होते हैं। आधा त, आधा स, फिर ना। ऐसा लगता है कि हमारी आंखें ना इन गलतियों की इतनी आदी हो चुकी हैं कि जब हम सही वर्तनी देखते हैं तो वो हमें अजीब या गलत लगने लगती है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे सन्यासी। लोग अखबारों और सोशल मीडिया पर सिर्फ सन्यासी लिख देते हैं बिना बिंदी के, जबकि व्याकरण के अनुसार ये है सम प्लस न्यासी। सम एक उपसर्ग है। जब ये जुड़ता है तो म के कारण ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी आती है। अच्छा। और न्यासी का आधा न तो पहले से ही है, इसलिए सन्यासी में बिंदी और आधा न दोनों एक साथ आते हैं। अगर कोई एक भी गायब है तो शब्द पूरी तरह से गलत है। राइट। एक और शब्द है शुश्रूषा, जिसका अर्थ है रोगी की सेवा करना। इसमें पहला श शलगम वाला होता है और फिर श्रु आता है। इसे लोग अक्सर सुश्रूषा, मतलब सड़क वाला स, वो लिख देते हैं। होर्डिंग्स, अखबारों और विज्ञापनों की बात से ना एक और बात स्पष्ट होती है। क्या? कि हम अक्सर वही लिखते हैं जो हम बोलते हैं। हमारी आम बोलचाल, क्षेत्रीय बोलियों या जिसे हम देहाती भाषा कहते हैं ना, उसका हमारी लेखन शैली पर बहुत गहरा प्रभाव है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े संदर्भ से जोड़ें तो आम बोलचाल की ये गलतियां ही परीक्षा हॉल में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। हाँ। जैसे एक बहुत ही आम शब्द है जिसे वर्तनी शुद्धि में वीवीआई की श्रेणी में रखा जाता है, कवयित्री। अरे ये तो सबका फेवरेट ट्रैप है, क्योंकि हम कवि बोलते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत लॉजिक लगाता है कि इसका स्त्रीलिंग कवयित्री ही होगा, मतलब व पर छोटी। और यही सबसे बड़ा जाल है। सही शब्द कवयित्री होता है, लेकिन इसमें व की मात्रा कहाँ गायब हो जाती है? ये संस्कृत के मूल रूप का कमाल है। मूल धातु से जब स्त्रीलिंग प्रत्यय जुड़ता है ना, तो स्वर य पर खिसक जाता है। अच्छा। इसलिए व पर कोई मात्रा नहीं होती, य पर छोटी ई की मात्रा होती है। इसी तरह रचयिता को लोग बोलने के प्रवाह में रचयिता बोल देते हैं और वही लिख भी देते हैं। हाँ, बहुत आम है ये। जबकि सही सिर्फ रचयिता है, मतलब च पर कोई मात्रा नहीं, य पर छोटी ई। तो क्या एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे शब्दों को चुनते हैं जो हमारी क्षेत्रीय बोलचाल में भ्रष्ट हो चुके हैं, ताकि वे परीक्षार्थियों के दिमाग के साथ खेल सकें? इसमें कोई शक नहीं है। ये परीक्षण का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। वे जानना चाहते हैं कि क्या अभ्यर्थी को भाषा के मूल और शुद्ध रूप का ज्ञान है या वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर निर्भर है। राइट। उदाहरण के लिए
अहल्या शब्द को ही ले लीजिए। हाँ, आम बोलचाल में या तक कि मतलब टीवी सीरियल्स में भी सब इसे अहिल्या ही कहते हैं। लेकिन संस्कृत के मूल ग्रंथों में ये अहल्या है। इसमें ह पर कोई मात्रा नहीं होती। अच्छा। द्वारका को लोग द्वारिका कहते हैं, जबकि सही द्वारका है। अच्छा, एक शब्द है अंतर्धान। मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब है भगवान या कोई ऋषि मुनि ध्यान में चले गए, इसलिए लोग इसे अंतर्ध्यान बोलते और लिखते हैं। बहुत सी किताबों में भी ये गलती मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ ध्यान का कोई लेना देना है ही नहीं। हैं? तो फिर ये शब्द बना है अंतर और धान से। धान का संस्कृत में एक अर्थ छिपना या आवरण भी होता है। ओहो, ये जब कोई अचानक गायब हो जाता है तो सही शब्द अंतर्धान ही होता है। वो आधा ध और य वाला ध्यान इसमें नहीं आता। एक और शब्द जो मुझे याद आ रहा है वो है अनाधिकार। हम कहते हैं ना, अनाधिकार चेष्टा मत करो। ये भी बोलने की ही गलती है। शब्द का विच्छेद कीजिए, अन प्लस अधिकार। ठीक है। यहाँ अन एक हलंत वाला उपसर्ग है, मतलब आधा न। जी। जब इस आधे न में अधिकार का पहला स्वर अ जुड़ता है तो न सिर्फ पूरा होता है, उसमें आ की मात्रा नहीं लगती। अच्छा, तो अनाधिकार। हाँ, इसलिए अनाधिकार सही है, अनाधिकार पूरी तरह अशुद्ध है। तो इस सब का क्या मतलब है? बोलने और लिखने के इस भारी अंतर का सबसे बड़ा शिकार कौन सा अक्षर होता है? मुझे लगता है वो र की मात्रा है, जिसे हम व्याकरण में रेफ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दृष्टि का ना सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। रेफ की ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। ये सच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। सबसे विवादित और बार बार पूछा जाने वाला शब्द है आशीर्वाद। लोग अक्सर र की मात्रा श पर लगा देते हैं, जिससे वो आशीर्वाद बन जाता है। हाँ, इसके लिए मैं एक एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो ऊपर उड़ने वाला र है ना, मतलब रेफ, क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे ट्रेन का कोई यात्री हो? ट्रेन का यात्री कैसे? मतलब स्टेशन पर जहाँ उसका नाम पुकारा जाता है, वो उस डिब्बे में ना चढ़कर ठीक उसके अगले डिब्बे की छत पर जाकर बैठ जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार और याद रखने वाला उदाहरण है। चलिए ऐसे आशीर्वाद पर ही लागू करते हैं। हाँ, बताइए। जब हम बोलते हैं आ, शी, र, वाद, तो र का उच्चारण शी के तुरंत बाद हो रहा है। राइट। यानी यात्री का नाम शी के बाद पुकारा गया। इसलिए नियम अनुसार ये यात्री शी पर नहीं बल्कि अगले अक्षर यानी वा के ऊपर जाकर बैठेगा। क्या बात है। तो सही वर्तनी में वा के ऊपर रेफ लगता है। ये एनालॉजी तो काम कर गई। अच्छा, और श्रृंगार का फरेब, ये तो ऐसा शब्द है जो टाइपिंग फॉन्ट तक में गलत हो जाता है। कार्ड छपवाते समय लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हाँ, श्रृंगार का मामला थोड़ा बहुत तकनीकी है। लोग शलगम वाला श लिखकर उसमें नीचे र की तिरछी डंडी भी लगा देते हैं, मतलब श्र, और साथ ही नीचे री की मात्रा भी लगा देते हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि आप एक ही व्यंजन में दो अलग अलग ध्वनियां, मतलब र और री, एक साथ नहीं ठूस सकते। अच्छा। जब श में नीचे री की मात्रा लगती है तो र की वो तिरछी डंडी हटानी पड़ती है। सही शब्द श्रृंगार है, श्रृंगार नहीं जिसमें र और री दोनों हों। समझ गई। इसी तरह संधि का एक और नियम रेफ से जुड़ा है, पुनरुत्थान। संधि कहती है पुनः प्लस उत्थान। विसर्ग र में बदलता है और जब उसमें उत्थान का ऊ जुड़ता है तो रू बनता है, इसलिए यह पुनरुत्थान बनता है, न कि पुनरुत्थान। रो की मात्रा गलत है। ये सब देखने और इस पूरे गणित को समझने के बाद ये तो साफ है कि वर्तनी पूरी तरह से एक विज्ञान है। जी। प्रत्यय का विज्ञान, संधि का विज्ञान और उच्चारण का विज्ञान। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, दुनिया के हर गणित में, हर विज्ञान में कुछ ऐसे जिद्दी अपवाद होते हैं ना, जहां सारे नियम, सारी थ्योरी टूट जाती है। हाँ, अपवाद तो होते हैं। जहां कोई तर्क काम नहीं करता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि भाषा का विकास इन अपवादों के साथ आखिर कैसे हुआ? हाँ, कई बार ऐतिहासिक रूप से या कह लें पौराणिक कथाओं के कारण शब्दों का स्वरूप इतना बदल जाता है कि वे आज के किसी व्याकरणिक नियम में फिट नहीं बैठते। ये वे खतरनाक अपवाद हैं जिन्हें सीधा याद रखना ही पड़ता है। जैसे हिरण्यकश्यप। हम बचपन से दादावादी की कहानियों में, प्रहलाद की कथाओं में यही तो सुनते आए हैं। सुनने में भले ही ये रूढ़ हो गया हो, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से परीक्षा में ये पूरी तरह गलत माना जाएगा। अच्छा? सही शब्द है हिरण्यकश्यपु। श पर छोटी ई की मात्रा और प पर छोटे ऊ की मात्रा। हिरण्यकश्यपु, ठीक है। इसी तरह एक शब्द है वाङ्मय, मतलब साहित्य।
इसे बोलते समय लोग ग का उच्चारण करते हैं, लेकिन लिखते समय ये वांग्मय होता है, जिसमें आधा ङ मतलब ड के बगल में बिंदी वो आता है। कुमुदिनी का फूल भी शायद ऐसा ही एक शब्द है। हाँ, सही शब्द कुमुदनी है। दोनों द और न पर मात्राएं होती हैं। द पर छोटी ई, न पर बड़ी ई। और सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक अपवाद है वाल्मीकि। इसे तो रामायण के रचयिता के नाम के रूप में पूरी दुनिया जानती है। इसमें क्या पेंच है? यहीं पर आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी मिलेगी। वाल्मीकि शब्द की उत्पत्ति न वल्मीक से हुई है। वल्मीक? हाँ, वल्मीक का मतलब होता है दीमक की बाम्बी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वे घोर तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर मतलब बाम्बी बना लिया था। अच्छा। इसलिए वल्मीक में जब ई प्रत्यय लगा तो नियम के अनुसार व का वा हो गया और अंत में म पर बड़ी ई और क पर छोटी ई की मात्रा आई, तो सही वर्तनी है वाल्मीकि। कमाल है। अगर किसी को ये दीमक वाली कहानी और वल्मीक शब्द पता हो ना, तो वो जिंदगी में कभी वाल्मीकि की स्पेलिंग गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इन नियमों को जान लेने के बाद इन मुट्ठी भर अपवादों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, एकदम। जब आप नियम समझ लेते हैं तो आपका दिमाग कचरे को अपने आप फिल्टर कर देता है। आपको हजारों शब्द नहीं रटने, आपको बस ये 5 नियम और कुछ अपवाद समझने हैं। इस पूरे गहन अध्ययन का सार यही है कि अगर इन 5 ब्रह्मास्त्र नियमों मतलब एक और य प्रत्यय का खेल, आधे अक्षरों का दृश्य भ्रम, आम बोलचाल की अशुद्धियां और रेफ की स्थिति, इनका पोस्टमार्टम दिमाग में छप जाए ना, तो परीक्षा हॉल में स्क्रीन पर 4 विकल्प देखते ही दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। बिल्कुल। रटने का डर खत्म हो जाएगा और भाषा के प्रति ना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा, जो किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे अचूक हथियार है। और यही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सफलता की कुंजी है। लेकिन खैर, जाते जाते ना एक विचार है जो काफी परेशान करने वाला है। वो क्या? हमने देखा कि व्याकरण के नियम गणित की तरह कठोर है, लेकिन भाषा तो एक बहती नदी की तरह है जो लोगों के मुंह से होकर बदल रही है। जी। अहल्या को लाखों लोग अहिल्या बोलते हैं। आज ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 100 या 200 साल बाद हमारी आज की गलत बोलचाल इतनी हावी हो जाए कि भविष्य के व्याकरण की किताबों में अहिल्या को ही सही मान लिया जाए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या व्याकरण के नियम भाषा को चलाते हैं या आम इंसान अपनी बोलचाल से व्याकरण के नियम ही बदल देता है। अगली बार जब सड़क पर कोई बड़ा सा होर्डिंग दिखे ना, तो ये विचार करना बहुत दिलचस्प होगा कि वहां लिखी गलत स्पेलिंग किसी की नासमझी है या फिर भविष्य की भाषा का जन्म हो रहा है। खैर, नियमों का ये गणित यहीं संपन्न होता है। अगली बार एक नए विषय की गहराइयों में फिर उतरेंगे।